हेलो एवरीवन, वेलकम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 50 तक के सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करा है। पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 120 तक के सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। 51 क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन इंडिया आर जनरली, भारत में वितरण लाइनों में सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं। जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें जो यूज़ करते हैं हम वो करते हैं आरसीसी पोल। नेक्स्ट है द लोड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोड क्या रहता है, वो अनबैलेंस रहता है क्योंकि इसमें न्यूट्रल यूज होती है, तो न्यूट्रल में हमेशा लोड अनबैलेंस रहता है। नेक्स्ट है 53 ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ, जो क्रॉस आर्म है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये क्रॉस आर्म है। ये कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ, जो क्रॉस आर्म जो बने होते हैं वो आपने देखा अभी, ये जो है वो स्टील के बने होते हैं, स्टील के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड 220 किलो लाइन इज अबाउट, जो 220 किलो वोल्ट की लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन, उसके और ग्राउंड के बीच के जो क्लियरेंस रहती है वो लगभग कितनी रहती है। तो ये चार्ट में देखो आप, 220 किलो वोल्ट लाइन, इसकी क्लियरेंस जो रहती है 220 में रहती हैं आपकी 7 मीटर, 120 में रहती है आपकी 6 मीटर, वहीं 66 में रहती है आपकी 5.49 मीटर, 400 में रहती है आपकी 8.84 मीटर। और जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो होता है ये आपके यहाँ पे ग्राउंड है और ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहता है, जो दूरी रहती है, उसको हम ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर ऑफ 220 किलो वोल्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, जो 220 किलो वोल्ट की जो फेज कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग लगभग होती है। इसके लिए आप एक बार इस चार्ट को देख लो। 220 में रहती है आपकी 6 मीटर, 120 से 220 के बीच में रहती है आपकी 4.5 मीटर। इसी तरह 66, 33, 220 एंड 11 से 22 के बीच में रहेगी आपकी 3 मीटर, राइट। नेक्स्ट है, इसका आंसर रहेगा आपका 6 मीटर। नेक्स्ट है फॉर एन ओवरहेड लाइन द सर्च इम्पिडेंस इज टेकन एज, एक शिरोपरी लाइन के लिए सर्च इम्पिडेंस लिया जाता है। इसके लिए एक बारी आप इस चीज़ को देख लो, जो सर्च इम्पिडेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में रहता है वो आपका रहता है 100 से 200 ओम तक। वहीं सर्च इम्पिडेंस अंडरग्राउंड लाइन में रहता है आपका 30 से 40 ओम तक। तो हमारे को क्या पूछा है, सर्च इम्पिडेंस ये पूछा है ओवरहेड लाइन में, ओवरहेड लाइन में रहता है आपका 100 से 200 तक। नेक्स्ट है द पावर ट्रांसमिट विल मैक्सिमम व्हेन, जो पावर जो रहती है आपकी कब मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी। इसका आंसर आएगा जब कोरोना लॉस जो होता है वो मिनिमम होगा। तो इसका आंसर आएगा आंसर ए। नेक्स्ट है 58 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, निम्नलिखित में से क्या एक केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है। केबल को कौन सा बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी को बचाता है आपका
आर्मंड, आर्मंड ये है, ठीक है। इसके बाद जो होती है, इसके बाद बीडिंग होती है, इसके अंदर लेड शीट होती है, और इसके बाद आपका पेपर इंसुलेशन होता है, लास्ट में आपका कंडक्टर होता है। इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस रहेगा वो किस में रहेगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा आपका कंडक्टर के सरफेस पे, और मिनिमम रहेगा आपका बीडिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका जो आंसर था, इसका आंसर था आर्मंड। नेक्स्ट है मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल, अभी हमने डिस्कस करा है। सबसे कम जो न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस किस में रहेगा, लेड शीट पे, आंसर डी। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड, जो आपका रबर होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहती है, वो रहती है आपकी 30 किलोवाट पर mm, इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो होना चाहिए लो परमिटिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो हाई रेजिस्टिविटी भी होनी चाहिए, लो परमिटिविटी भी होनी चाहिए, और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर इन अ इनपुट वोल्टेज ऑफ 240 volt RMS if the step up transformer has turn ratio of 8:1, what is the load voltage? यही इसका सॉल्यूशन है। VRMS रहेगा आपका, VRMS रहेगा B मैक्सिमम अपॉन √2, जो हमारे पास दिया हुआ है VRMS दिया हुआ है 240 वोल्ट, टर्न रेशो दी है N1/N2। VRMS आउटपुट वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, VRMS रहेगा आपका टर्न रेशो 8 से डिवाइड करना है आपको 240 को, तो हमने क्या निकालना है, B मैक्सिमम निकलेगा √2 × 30, तो आंसर आएगा आपका 42.5। नेक्स्ट 64 है इन अ सर्टेन ऑसिलेटर AV = 50 the attenuations of the feedback circuit must be, इसमें फॉर्मूला यूज होगा आपका एटोनेशन इक्वल टू रहेगा 1/AV, AV हमारे पास दिया हुआ 50, तो 1/50 इक्वल टू रहेगा आपका, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.02, इसका आंसर रहेगा आंसर डी 0.02। नेक्स्ट है द अप्लाइड इनपुट AC पावर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 watt, द DC सर्किट आउटपुट पावर obtained इज 40 watt, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी? इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा आपका, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इक्वल टू रहेगा DC आउटपुट पावर बटा AC इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको DC आउटपुट पावर दी है आपकी 40 और इनपुट पावर दी है आपकी 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 40%, जिसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट है द रिपल फैक्टर ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका जो रिपल फैक्टर रहेगा, इसके साथ साथ जो दूसरी इक्वेशन भी है उसको भी आपने एक बारी जरूर याद कर लेना है। जो रिपल फैक्टर रहेगा आपका, रिपल फैक्टर रहता हाफ वेव का रहेगा आपका, ये रिपल फैक्टर आपका हाफ वेव रहेगा आपका 1.21, फुल वेव में रहेगा आपका 0.48 और ब्रिज में रहेगा आपका 0.48। इसमें से एक क्वेश्चन 101% आता ही है। जो फॉर्म फैक्टर पूछेंगे तो फॉर्म फैक्टर फुल वेव का रहेगा आपका 1.11, ब्रिज का रहेगा आपका 1.11 और हाफ वेव का रहेगा 1.57। इसी तरह और भी सारी
वैल्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा आंसर ए 0.482। नेक्स्ट है, फॉर सर्टेन 12 वोल्ट जेनो डायोड अ 100 मिली एम्पियर चेंज इन जेनर करंट प्रोड्यूस 0.1 वोल्ट चेंज इन जेनर वोल्टेज, द जेनर इम्पीडेंस इज। इसमें आपने जेनर इम्पीडेंस निकालना है, तो जेनर इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है जो सॉल्व करी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा आंसर सी 10 ohms। नेक्स्ट है, फॉर IC 741 टाइप वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज। इसका आंसर रहेगा आपका आंसर ए 12 मिली वोल्ट। नेक्स्ट है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फैक्टर इज द रेट ऑफ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स फैक्टर की रेट है, इसका इक्वेशन जो रहेगी वो रहेगी आपकी EM/EC, आंसर सी। नेक्स्ट है, द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ AM रिसीवर इज। इसका आंसर रहेगा आंसर बी 455 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट है, RG59 केबल इज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पीडेंस। RG59 केबल होती है जो, वो कुछ इस प्रकार की होती है, ये ऊपर आपका कंडक्टर है, फिर डाइलेक्ट्रिक है, फिर इस तरह से आपका ये RG49 केबल, इसका इम्पीडेंस रहता है वो रहता है आपका 750 ओम रहता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आंसर सी 75 ओम्स। 72 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का प्रकार है ये आपका फ्लैट है यानी चपटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 73, थर्मोकपल आर जनरली यूज फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट अप टू। थर्मोकपल जो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है, वो आपका ऑप्शन सी 1400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ रो इन अ ट्रूथ टेबल ऑफ 4 इनपुट गेट। इसका जो फॉर्मूला रहता है रो रहेगा आपका इस तरह, सॉरी 2n, n हमारे पास दिया हुआ है 4, तो ये रहेगा आपका 2 4, आंसर आएगा आपका 16 आंसर डी। नेक्स्ट है, A प्लस AB प्लस ABC प्लस ABCD प्लस ABCDE। इसका आंसर आएगा ए। इसकी सॉल्विंग इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रहेगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर रहेगा आंसर ए। नेक्स्ट है 76 का, प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज अप टू। जो प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है उसका यूज होता है आपका 850 डिग्री सेल्सियस, आंसर बी। नेक्स्ट है 77, A प्लस बी बराबर है A प्लस बी एंड A बी बराबर है BA। ये किस प्रकार का लॉ है, ये कौन सा लॉ दर्शाता है, तो ये आपके सामने कुछ एक लॉ दिखा रहा हूँ मैं। फर्स्ट है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या रहेगा, A प्लस बी बराबर में A प्लस बी रहेगा, सिंपल सा ही रहेगा दोनों साइड। अगर आपका मल्टीप्लाई में तो A मल्टीप्लाई बाय B, बराबर में भी आपका A मल्टीप्लाई बाय
बी मल्टीप्लाई बाय ए, इस तरह से रहेगा, ये सेम ही रहेगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या रहेगा आपका, ए प्लस बी ब्रैकेट में रहेंगे, आपका सी ब्रैकेट के बाहर में रहेगा, और नेक्स्ट जो रहेगा आपका जो फर्स्ट में था ए वो आपका बाहर रहेगा, बाकी बी प्लस सी आपके ब्रैकेट में रहेंगे। मल्टीप्लाई के फैक्टर में भी इसी तरह रहेगा, जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी अंडर रूट क्लोज ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय सी बराबर रहेगा आपका ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ब्रैकेट में आपका बी मल्टीप्लाई बाय सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में रहेगा आपका ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी प्लस सी, और इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, जैसे सिंपल ही सॉल्व होता है, ए से पहले बी को सॉल्व करोगे तो ए गुना बी आएगा, प्लस उसके बाद ए गुना सी होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लॉ दिया हुआ है वो किस प्रकार का लॉ दिया है, ये हमारे पास दिया हुआ है आपका कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि ये सिंपल ही है, जैसे ए प्लस बी है तो बराबर से परे भी ए प्लस बी रहेगा या बी प्लस ए रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी आंसर ए। नेक्स्ट है द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज विद पीक वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट। नेक्स्ट में आपने एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज विद द पीक वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट, इसमें आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू रहती है आपकी 0.637, आपके पास पीक वैल्यू दी है, आपके पास 200 वोल्ट। तो आपने क्या करना है, इस 200 वोल्ट को मल्टीप्लाई करना आपने 0.637 से, तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास 127.3 वोल्ट। इसका आंसर रहेगा आंसर बी 127.3 वोल्ट। नेक्स्ट है द पावर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट, इसमें पूछा हुआ कि पावर ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है, क्या है, वोल्टेज डिवाइस है, पावर डिवाइस है, करंट डिवाइस है या मेन फ्लक्स डिवाइस है। वोल्टेज को और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है। तो इसका आंसर जो रहेगा, आंसर रहेगा डी मेन फ्लक्स डिवाइस, आंसर डी। नेक्स्ट है टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयरिंग द लोड डिपेंडेंट अपॉन देयर। अगर दो ट्रांसफार्मर को आपने पैरेलल में जोड़ना है तो मैक्सिमम डिपेंड किस पे करेगा, लोड शेयर करना है तो ये डिपेंड करेगा पर यूनिट इम्पीडेंस पे, पर यूनिट इम्पीडेंस में, आंसर बी। नेक्स्ट है द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज कीप्ड क्लोज। कौन से ट्रांसफार्मर की द्वितीय यानी सेकेंडरी बाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए, तो वो है आपकी करंट ट्रांसफार्मर की। करंट ट्रांसफार्मर जो रहता है यह एक स्टेप अप की तरह काम करता है, इसके प्राइमरी बाइंडिंग इतने, सेकेंडरी में जो आपकी इस तरह से टर्न होते हैं, प्राइमरी में एक या दो टर्न इस तरह के हो गए। ठीक है, और जो आपकी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है पीटी है वो आपकी स्टेप डाउन की तरह काम करती हैं। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है हमेशा क्लोज होने चाहिए, क्योंकि ये हाई करंट आउटपुट में देता है। नेक्स्ट है इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीज द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो आपकी आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर की क्या रहेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसको समझने से पहले हम इसका कुछ एक चार्ट देख लेते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन दी है, जो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन रहती है वो इक्वल रहेगी 4.44 FBNA। एफ आपका फ्रीक्वेंसी, बी है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी जो कोर में होती है, एन आपकी है नंबर ऑफ टर्न, और ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें से
कोई भी अगर ज़्यादा होता है, जैसे अगर आपका फ्लक्स ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो या कोर का एरिया ज़्यादा हो, तो ईएमएफ क्या रहेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं। जो एक ट्रांसफार्मर कुछ स्थिर मापदंडों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, इसलिए यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज का ईएमएफ जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, जो लीकेज फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा, आपका लीकेज फ्लक्स डिपेंड करेगा लोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पूछ सकते हैं कि जो आपका फ्लक्स इंडिपेंड किस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और पावर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ लोड पे डिपेंड करेगा। कई बार पूछते हैं कि किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, अगर डिपेंडेंट पूछा है तो लोड पे डिपेंड करेगा, और किस पे नहीं करता है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और पावर पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है 84, एन आइडल ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट अ लोड सच एज। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब रहेगी, अगर आपका जैसे इसमें ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट लॉस रहता है, आपका आयरन लॉस, और जो कॉपर लॉस है वो वेरी करता है। अगर कांस्टेंट लॉस जो आयरन लॉस है वो कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, मतलब यानी कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल में हो जाए, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो आंसर रहेगा ए सॉरी ए, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। नेक्स्ट है 85, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट एट हाफ लोड कॉपर लॉस विल बी। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है हाफ लोड कॉपर लॉस बराबर रहते हैं 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस के। तो फुल लोड कॉपर लॉस हमारे पास दिया हुआ है 1600, हाफ लोड कॉपर लॉस रहेगा 1/4 गुना 1600, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 400 आंसर आएगा इसका। इसका आंसर रहेगा आपका 400, आंसर डी। नेक्स्ट है और नेक्स्ट आपका 86 है, टिपिकल वैल्यू ऑफ SCR फॉर मॉडर्न अल्टरनेटर इज। जो आधुनिक अल्टरनेटर के लिए SCR का विशिष्ट मूल्य रहता है वो रहता है आपका 0.5, आंसर बी। नेक्स्ट है द पावर जनरेटेड बाय मशीन इंक्रीज बट परसेंटेज फ्रॉम सिंगल फेज टू टू फेज। एक मशीन द्वारा सिंगल फेज की तुलना में दो फेज में उत्पन्न पावर कितने परसेंट वृद्धि होती है, तो ये रह रही है आपकी 41.4%, बी इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट 88, what is the permissible limit of voltage variation allowed in a distribution system। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है उसमें वोल्टेज में कितने परसेंट वेरिएशन अलाउड है अकॉर्डिंग टू रूल्स, वो है आपकी ±6%। इसका आंसर रहेगा डी। अगर इसमें पूछेगी कि फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट वेरिएशन रहेगी तो वो रहेगी आपकी ±3%। अगर पूछा हुआ है आपका ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज में जो आपकी 33 kV से ऊपर रहती है उसमें रहेगी आपकी ±12%। तो इसका आंसर है आपका डी, ±6%, ±6%। नेक्स्ट है 89, एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज लोड पैटर्न ऑफ 2000 kilowatt 0.8 lakh for 12 hours and 1000 kilowatt UPF for 12 hours but is its लोड फैक्टर। इसमें आपने लोड फैक्टर निकालना है। इंडस्ट्रियल में
आपका कंज्यूमर लोड रहेगा आपका 2000 किलोवाट 12 घंटे के लिए, और 1000 किलोवाट रहेगा आपका यूपीएफ के लिए आपका 12 घंटे के लिए। तो इसका सॉल्विंग इक्वेशन बनेगी, लोड फैक्टर रहेगा आपका, लोड फैक्टर बराबर रहेगा एवरेज एनर्जी कंज्यूम अपॉन मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम इन द फुल टाइम। जो आपके एनर्जी कंज्यूम हो रही है 2012 घंटे में प्लस 1000 12 घंटे में, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कितने हो रही है 2000, जो आपकी 24 आवर में हो रही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 0.75। तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर बी 0.75। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। आपकी 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के इंसुलेटर का यूज होता है। इसमें जो ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो इसमें यूज होगा आपका डिस्क टाइप। इसका आंसर रहेगा बी डिस्क टाइप। इससे रिलेटेड कुछ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। पहले नंबर पे है आपका पिन टाइप इंसुलेटर। जो पिन टाइप इंसुलेटर है, इस तरह से इंसुलेटर होता है ये। इसका यूज़ होता है आपका 33 किलोवाट से नीचे जो आपकी वोल्टेज रहती है। और सेकंड नंबर पे है आपके स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का यूज होता है आपका 33 kV से ऊपर की वोल्टेज के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका शेकर टाइप इंसुलेटर। शेकर टाइप इंसुलेटर का यूज होता है 11 kV से नीचे, जो 11 kV से जो नीचे रहती है उसकी वोल्टेज में यूज होता है। फोर्थ नंबर पे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज होता है आपका 33 kV या इससे ऊपर। आपका फिफ्थ नंबर पे यहाँ आपका डिस्क टाइप का यूज जो होता है आपका 132 किलोवाट के लिए या इससे हाई के लिए आपका डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज होता है। नेक्स्ट है 91, वेयर द स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर को हमने अभी देखा, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है। एट द डेड एंड पर, बी है आपका एट एनी इंटरमीडिएट एंकर टावर पर, सी है आपका ऑन स्ट्रेट रन पे। इसका यूज करते हैं हम तीनों जगह में, इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है 92, इसमें पूछा है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पोर्सलिन। जो पोर्सलिन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी 60 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 93, द नंबर ऑफ डिस्क इन अ स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर फॉर 400 किलोवोल्ट AC ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इन द रेंज ऑफ। इसमें आपने नंबर ऑफ डिस्क कितनी यूज होगी अगर आपके पास 400 किलोवोल्ट की लाइन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसके फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। इसको फॉर्मूला को समझने के लिए पहले हम नंबर ऑफ डिस्क रहती है, नंबर ऑफ डिस्क रहेगी आपकी इक्वल्स टू रहेगी आपकी लाइन वोल्टेज बटा √3 डिस्क वोल्टेज। जो डिस्क वोल्टेज है आपकी 11 kV। डिस्क वोल्टेज कितनी रहती है 11 kV, ठीक है। और लाइन वोल्टेज जो आपके पास दी हुई हो, जैसे हमारे पास अभी दी है 400, ठीक है। तो √3 की वैल्यू रहती है 1.732। तो लाइन वोल्टेज कितनी रहेगी, लाइन वोल्टेज बटा 19.05। ये जो फॉर्मूला रहेगा, जब इस फॉर्मूले को आप पुट करोगे, लाइन वोल्टेज की जगह हम लाइन वोल्टेज रखेंगे, जैसे 400 है बटे में आपका 19.05 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगी 20 डिस्क, ठीक है। जब 20 डिस्क आएगी तो इसमें हम ऐड करते हैं सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं, तो सेफ्टी फैक्टर रहते हैं आपके सेफ्टी फैक्टर ग्रेटर देन 1, यानी आपकी सेफ्टी फैक्टर 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं और 1 हो सकते हैं, 1 2 3 इसके बीच में रहेगा। तो सेफ्टी फैक्टर का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो डिस्क निकलेगी वो निकलेगी आपके पास 22 से 23 डिस्क निकलेगी। कितनी, किस पे
400 किलोवाट की लाइन पे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 22 से 23 नंबर ऑफ डिस्क। तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डिजायरेबल सेफ्टी फैक्टर प्रिस्क्राइब फॉर द पिन टाइप इंसुलेटर। जो पिन टाइप इंसुलेटर है उसमें सेफ्टी फैक्टर जो है ना प्रिस्क्राइब्ड होता है 10। इसका आंसर आएगा बी 10। नेक्स्ट है 95 विच इंसुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्पूल टाइप ऑफ इंसुलेटर। जो कौन से इंसुलेटर ऐसे है जिसको हम स्पूल टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं। तो स्पूल टाइप इंसुलेटर कहते हैं शेकल टाइप इंसुलेटर को, यानी आंसर इसका आंसर आएगा बी। 96 द टाइप ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर आर। सस्पेंशन इंसुलेटर के प्रकार होते हैं हैविलेट टाइप, सीमेंटेड कैप टाइप, इंटरलॉकिंग टाइप। जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर होता है ये सभी प्रकार के होते हैं जो इसमें टाइप दिए हुए। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है 97 का है एन SCR हैज हाफ साइकिल सर्ज रेटिंग ऑफ 3000 A 450 हर्ट्ज सप्लाई, वन साइकिल सर्ज करंट विल बी। इसमें आपके पास जो गिवन दिया हुआ है उसमें आपका सर्ज करंट रेटिंग दी है 3000 एम्पियर और आपके पास बाकी 50 हर्ट्ज सप्लाई वोल्टेज दी है। ठीक है, तो वन साइकिल सर्ज करंट निकालना है तो वो किस तरह निकालेंगे। फुल साइकिल वैल्यू रहती है आपकी √2। ठीक है, तो आपने करंट निकालना है, आई निकालना है, तो सर्ज करंट रेटिंग बटा √2 निकालेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप सर्ज करंट रेटिंग का हमारे पास 3000 दी हुई है और जो आपकी फुल साइकिल वैल्यू है √2 जिसकी वैल्यू होती है 1.414। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू निकलेगी 2121 यानी 21 0.62। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर सी 21.62 एम्पियर। नेक्स्ट है अ स्टेप अप चॉपर हैज इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट, द आउटपुट वोल्टेज 150 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल। तो वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल को कैसे निकालते हैं तो इसकी थोड़ी सॉल्विंग इक्वेशन देख लेते हैं। को V0 होती है आपकी आउटपुट वोल्टेज, Vs होती है इनपुट वोल्टेज। जो आपकी अल्फा है ड्यूटी साइकिल। जब ड्यूटी साइकिल इसको निकालने का फॉर्मूला है V0 बराबर है Bs बटा ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट की इस साइड आ जाएगा, बराबर की साइड आ जाएगा और बराबर की साइड रहेगा आपका 110/150। 110 है आपकी जो इनपुट वोल्टेज है और 150 है आपकी आउटपुट वोल्टेज। तो अल्फ़ा निकलेगा, जब अल्फ़ा को जब हम इस तरह से निकालेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा निकलेगा सॉल्व करने के बाद 0.27। इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी 0.27। नेक्स्ट है अ GTO कैन बी टर्न ऑन बाय अप्लाइंग। एक GTO को इसके द्वारा चालू किया जा सकता है। GTO को चालू किया जा सकता है जब पॉजिटिव गेट सिग्नल देते हैं। तो पॉजिटिव गेट सिग्नल का आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है अ 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज 4% स्लिप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट विल बी। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी रहती है बराबर है आपका स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप हमारे पास दी है 4%। जो परसेंटेज को जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि 4 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आएगा 0.04। हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी है 50 तो गुना 50 हो जाएगा तो बराबर में आया आपका
हर्ज। तो इसका आंसर रहेगा आपका 20 हर्ज। आंसर डी 20 हर्ज। नेक्स्ट है 102, द टर्म कोगिंग इज एसोसिएट विद। जो कोगिंग है वो किससे संबंधित है? कोगिंग संबंधित है आपकी इंडक्शन मोटर से। कोगिंग क्या चीज़ होती है? जब स्टेटर और रोटर के जो स्लॉट होते हैं जो आमने सामने एक सेम यानी बराबर में आ जाते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक किस्म से इंटरलॉक हो जाती है, तो उस वजह से आपकी कोगिंग होती है। और कोगिंग जो होती है वो आपके फिफ्थ हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी क्रॉलिंग। क्रॉलिंग होती है जब रोटर की स्पीड 1/7 कम हो जाती है, 1/7% कम हो जाती है, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। ये जो टर्म जो रिलेटेड है वो है आपकी इंडक्शन मोटर से। नेक्स्ट है द गुड पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव इफ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन अ ईयर गैप। अच्छी पावर फैक्टर कब होगा? जब आपका ईयर गैप जो है बहुत कम होगा यानी स्मॉल होगा। इसका आंसर आएगा डी। आंसर डी। नेक्स्ट है अ स्टैंड स्टिल कंडीशन द वैल्यू ऑफ स्लिप। जब आपकी मोटर जो है आपकी स्थिर है, स्टैंड है, तो उसमें वैल्यू ऑफ स्लिप क्या रहेगी? उस टाइम स्लिप आप रहेगी आपकी 1, यानी आंसर सी। स्टैंड स्टिल कंडीशन में हमेशा स्लिप 1 ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 105, द 3 पॉइंट स्टार्टर इज सुइटेबल। जो आपका 2 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है आपका सीरीज मोटर में, अब 3 पॉइंट स्टार्टर यूज होता है आपका शंट एंड कंपाउंड दोनों में। तो इसका आंसर रहेगा आंसर सी, शंट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका 106, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है आपकी लोकोमोटिव जो रेलवे वगैरह होती है ना, लेकिन उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका 107, बट विल बी हैपन व्हेन डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। अगर हम डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट इसमें प्रोड्यूस होगा और मोटर जो है वो जल जाएगी, यानी डीसी मोटर विल बी बर्न। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, हाँ इसमें एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं कि जो आप अगर हम एसी मशीन को डीसी में चलाएंगे तो उस टाइम क्या होगी कि मोटर जो है वो रेटेड स्पीड से कम चलेगी। उस टाइम हमारा आंसर जो है, अगर यही ऑप्शन दिया है तो उस टाइम हमारा आंसर रहेगा आंसर सी, यानी डीसी मोटर विल बी रन एट अ स्लो स्पीड। नेक्स्ट है 108, क्या बोल रहा है कि कम्यूटेटर पिच ऑफ ड्यूप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स लेप बाइंडिंग आर रिस्पेक्टिवली। जो आपकी कम्यूटेटर की पिच होती है आपके ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स में, वो किस तरह से होगी? इसको समझने से पहले आप इसको समझो। पहले जो आपकी ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच 2 है और सिंप्लेक्स कम्यूटेटर पिच 1 है। इसी प्रकार आर्मेचर कॉयल में 2 सिरों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग में अंतर 2 है, क्योंकि ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग में 2 मोड़ होते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा आपका आंसर बी। ड्यूप्लेक्स में 2 होते हैं और आपका सिंप्लेक्स में 1 होते हैं। तो आंसर होगा आपका 2 और 1। नेक्स्ट है आपका इन अ डीसी जनरेटर द पोल शू आर फास्टेंड टू अ पोल कोर। जो पोल की कोर में होता है, जो पोल शू होता है ना आपका, वो किस तरह से कैसे जुड़ा होता है? तो उसको हम जोड़ते हैं आपके काउंटर शंक स्क्रू द्वारा, काउंटर शंक स्क्रू द्वारा। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है डीसी 110, और डीसी जनरेटर कैन बी कंसाइडर एज। डीसी जनरेटर को कैसे कंसाइडर कर सकते हैं, कैसे माना जा सकता है? एक डीसी जनरेटर को यह भी माना जा सकता है, डीसी जनरेटर जो होता है
वो आपका एक प्रकार से रोटेटिंग एम्पलीफायर की तरह होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, लो सिग्नल को हाई करता है। तो ये जो आपका जनरेटर है, ठीक है, डीसी जनरेटर है, वो रोटेटिंग होता है और जो है आपका वोल्टेज को क्या करता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता भी है और वोल्टेज को पैदा भी करता है। तो ये आपका आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट है द ईएमएफ जनरेटेड इन अ डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो ईएमएफ होती है वो आपको पता है, ईएमएफ जो रहती है, ईएमएफ इक्वेशन रहती है आपका, ईएमएफ रहेगी आपका जेड एन पी 120 एफ बाय जेड एन पी 120 एफ। ये जो रहेगा आपका ईएमएफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ टर्न एंड पोल्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इसके ऑप्शन दिया हुआ है पोल, फ्लक्स बाय पोल, सेकंड में दिया स्पीड ऑफ द आर्मेचर, थर्ड दिया नंबर ऑफ पोल। ये जो इसका आंसर जो रहेगा, आंसर डी रहेगा, क्योंकि ये सभी के प्रोपोर्शनल रहेगा, आंसर डी। नेक्स्ट है 220 वोल्ट डीसी जनरेटर इज रन एट अ स्पीड विदाउट एनी एक्साइटेशन, द ओपन सर्किट वोल्टेज विल बी। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी रहेगी, जीरो तो नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी 220 वोल्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्योंकि ये ओपन है, ठीक है। तो ये जो रहेगी वो अप्रोक्सीमेट रहेगी आपकी अबाउट 2 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज। डीसी वेल्डिंग जनरेटर होता है जो, उसमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। वेल्डिंग जितने भी जनरेटर होते हैं वेल्डिंग वाले, उसमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा करंट के लिए हम कौन सी बाइंडिंग यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा करंट के लिए यूज़ करते हैं हम लैप बाइंडिंग। अगर हमारे को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो यूज़ करते हैं हम वेव बाइंडिंग। नेक्स्ट है 114 द डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रैपिड ब्रश वियर में बी। जो डीसी जनरेटर के ब्रश होते हैं वो जल्दी ख़त्म होने के क्या कारण रहते हैं, ये रहेगी आपका सर्वर स्पार्किंग, रफ कम्यूटेटर सरफेस, इम्परफेक्ट कांटेक्ट। ये सभी कारण रहते हैं बुश को डैमेज करने में, बुश को जो है शीघ्र ख़त्म करने के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ओसिलोस्कोप इज। ओसिलोस्कोप है, यह एक क्या है, वोल्ट मीटर है, आंसर सी। सी आर ओ इज अ, सी आर ओ क्या है, सी आर ओ ये क्या है, ये फास्ट एक्स वाई पोलर है, ठीक है। तो आंसर ए। 117 है हाउ इज एरर इन मेजर रिड्यूस। मापन में त्रुटि किस प्रकार कम की जा सकते हैं, हाउ इज एरर इन मेजर रिड्यूस। तो हम कम कर सकते हैं अगर हम यूज़ करेंगे पीक टू पीक वैल्यू। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर रहेगा आपका सी, पीक टू पीक वैल्यू। नेक्स्ट है अंडर ओवर वोल्टेज कंडीशन इम्पीडेंस ऑफर बाय अ वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। अति वोल्टेज की स्थिति में अंतर्गत वोल्टेज क्लैंपिंग प्रयुक्त द्वारा प्रस्तुत इम्पीडेंस होती है। ये इसका आंसर जो रहेगा आपका लो, क्योंकि लो इम्पीडेंस रहता है, आंसर बी। नेक्स्ट है आंसर बी, लो। नेक्स्ट है विच ऑफ द बट इज यूज टू प्रोटेक्ट द एससीआर फ्रॉम ओवर करंट। एससीआर को ओवर करंट से सुरक्षा के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर इसको सेव करना है ओवर करंट से, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम सर्किट ब्रेकर और दूसरा यूज़ करेंगे फ्यूज़, आंसर ए। लास्ट है मटेरियल यूज इन हीट सिंक शुड हैव। जो हीट सिंक होता है आपका, उसमें मटेरियल यूज होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल यही होता है। लार्ज सरफेस एरिया, इसको भी हम यूज़ करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसको भी हम यूज़ करते हैं। इसका जो आंसर रहेगा, आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा आज
एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक भी करना। आने वाली जो वीडियो रहेगी वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि वो आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है वो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। थैंक यू।